JAIIB मई 2024 अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं टारगेट, तो आज का ये सेशन होने वाला है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट 15-20 मिनट्स अगर आप ये सेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जान पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स नए सिलेबस के हिसाब से आपके पेपर नंबर 2 PPB प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में है इम्पोर्टेंट। आई ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हमारे कोर्स की डिटेलिंग्स क्या है, कितने मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल्स में कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स को आप अपने लाइफ के साथ रिलेट करते हुए समझ पाएंगे इजियर मैनर में। गाइस, दिस इज योर फ्रेंड एंड टीचर CMA दिशा दुआ एंड आई वेलकम यू ऑल on your very own JIB CIB वाला। So guys, let's have a look at your syllabus। अगर मैं बात करती हूँ आपके पेपर नंबर 2 के बारे में, तो यहाँ पर अपन के पास है टोटल 4 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल A, B, C and D, जहाँ पर फर्स्ट मॉड्यूल है सबसे ज्यादा बड़ा, मतलब पूरे सारे चारों मॉड्यूल्स में मिलाकर चले तो हमारे पास है 55 यूनिट्स। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिलेबस, है ना। सबसे बड़ा सिलेबस आपका JID में PPB का है। अगर मैं JIB CIB दोनों भी कंपेयर करूं तो सबसे डिटेल सिलेबस आपके पास PPB में है। यस, जहां मॉड्यूल A में 21 यूनिट्स है, सबसे ज्यादा यूनिट्स यहीं पर है। जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में यहाँ बात होती है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पर ऐसे हैं जो आप अपने रोजमर्रा एज बैंकर्स की जिंदगी में महसूस करते हैं, देखते हैं, उससे रूबरू होते हैं। बट कुछ टॉपिक्स लॉ के एंगल से भी हैं, उन टॉपिक्स को भी अभी हम एक नजर जरूर देखेंगे। बात करते हैं मॉड्यूल B की, ये फंक्शंस ऑफ बैंक्स जो मॉड्यूल B है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 20 यूनिट्स है। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो सबसे ज्यादा आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ एज बैंकर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सिलेबस ज्यादा है, 20 यूनिट्स काफी होते हैं, बट यू विल एंजॉय, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं जैसे NPA, जब हम बोरो करते हैं लोग, तो कैसे टाइप के लोग होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, इस तरीके के टॉपिक्स आपको मॉड्यूल B में देखने को मिलेंगे। मॉड्यूल C बैंकिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सिर्फ 9 यूनिट्स है, बट बातें यहाँ पर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की हैं। तो अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है ये टॉपिक आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, बट अगर आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा तभी भी आपको मजा आएगा। बट यस, डेफिनेट है, यहाँ पर जो कंटेंट है काफी ज्यादा टेक्निकल है, बट बैंकर्स के एंगल से जो रेलेवेंट है वैसी ही बातें हमारे पास हुई हैं। हमारे मैकमिलन बुक को अगर हम कवर करना चाहते हैं तो यस, कुछ बातें, कुछ टर्म्स, कुछ मीनिंग्स हमको समझकर अच्छे से लर्न भी करने होंगे, क्योंकि PPB में जितना समझना जरूरी है उतना ही लर्न करना भी जरूरी है। ठीक है ना। कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, चाहे वो कोई से भी मॉड्यूल में हो, सब जगह है। जब मैं पर्टिकुलरली मॉड्यूल C के बारे में बात करती हूँ, यहाँ पे आप कोर बैंकिंग सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप कैसे थ्रेट्स होते हैं साइबर अटैक्स में, फिशिंग, विशिंग, DDoS जैसी बातें करते हैं। तो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स डेफिनेटली रहेंगे, जो अपन को याद करने होंगे समझने के साथ साथ। ठीक है। देन सबसे कम जो सिलेबस हमको दिख रहा है वो हमें दिख रहा है मॉड्यूल D के अंदर, जहां सिर्फ 5 यूनिट्स है, एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आपको लग सकता है कि जहां सिलेबस ज्यादा है वो मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है और बाकी हम इग्नोर करके चले जाएंगे तो भी बात चल जाएगी। देखिए, बात चलाने को तो कैसे भी चलाई जा सकती है, बट अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हुए अपने एग्जाम को क्लियर करें, तो सारे ही मॉड्यूल्स को इक्वल वेटेज दी जाती है। चाहे मॉड्यूल D के अंदर सिर्फ 5 यूनिट्स है, बट गाइस इन 5 यूनिट्स में से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हमको काफी दिखने को मिले। स्पेशली अगर मैं रीसेंट अक्टूबर 2023 अटेम्प्ट के बारे में बात करती हूँ, ऐसे ही मॉड्यूल C में सिर्फ 9 ही यूनिट्स है, बट यस, यहाँ से भी हमको काफी क्वेश्चंस दिखने को मिले हैं। मतलब 70 क्वेश्चंस के बाद जो 30 क्वेश्चंस हमको दिखते हैं, मेजरली यहीं से दिखते हैं। और हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ और यहाँ से ज्यादा हो, बट जब 2 नंबर के क्वेश्चंस हमें मॉड्यूल D से दिख रहे हैं तो हम इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते। हो सकता है ये आपके लिए एक एडिशनल बफर की तरह एक्ट करे कि अगर कोई क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल A और B से नहीं बन पा रहे हैं तो वो आपको फेच मार्क्स यहाँ से कर पाए।
और बिलीव मी गाइस, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ 50 क्या आप 60-70 नंबर भी आराम से ला सकते हैं। और अगर किसी और सब्जेक्ट में कहीं पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है बात, 45 तो क्रॉस हो जाते हैं बट 50 नहीं हो पाते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट में ऐसी कैपेबिलिटी है कि इसको कवर कर सकते हैं ज्यादा स्कोर करके। बस आपको अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कुछ बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा ज्यादा ध्यान देना होगा। वैसे तो आईआईबीएफ ने हमको ये सिलेबस दिया है और हम ऐसे नहीं बोल सकते, काफी ज्यादा नाइंसाफी होगी कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये छोड़ के चले जाए, क्योंकि हो सकता है जो छोड़ के गए वो वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। ऐसा आपने आसपास शायद सुना होगा कि लास्ट मोमेंट पे खाली एमसीक्यू बनाने से बात चल जाएगी। शायद किसी के लिए वो वर्क किया हो बट जरूरी नहीं वो आपके लिए भी वर्क करे। तो एक माइंडफुल डिसीजन लेना जरूरी है। कॉन्टिन्यूअसली पेपर का लेवल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईआईबीएफ वहां पर सही रोल प्ले कर रहा है। बिकॉज यू एज बैंकर्स, जब आप एक प्रमोशन एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, जेआईबी लेवल एग्जाम को क्लियर करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर यू एज बैंकर्स, तो डेफिनेटली आप हमारी कंट्री की इकोनॉमी आपके शोल्डर पे लाए करती है ना, बैकबोन है बैंकिंग इंडस्ट्री हमारी कंट्री की। तो कहीं ना कहीं वो जायज भी कह सकते हैं। और यस, आपकी नॉलेज पे बहुत बढ़िया तरीके से काम हो पाएगा अगर आपने टाइमली स्टार्ट किया। देखिए, जब हम एंड में शुरू करते हैं पढ़ना तो हम स्मार्टली, मतलब फिर तो जो चीजें ज्यादा स्किम करके बात करी जा सकती है और प्रोबेबिलिटीज और अपने चांसेस हम बढ़ा सकते हैं, वो हम करते हैं। बट अगर आज हमारे पास टाइम है, अगर हम दिसंबर में बैठे हुए अप्रैल मई को टारगेट कर रहे हैं गाइस, तो आज हम इस टाइम को लेवरेज कर सकते हैं। चलिए एक भाई थोड़ी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमें समझ आया टोटल 55 मिनट्स है और सारे ही मॉड्यूल्स अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर हमने ढंग से टाइमली मैनर में पढ़ाई करनी शुरू करी तो हम सारे मॉड्यूल्स को प्रॉपर टाइम, प्रॉपर इंपॉर्टेंस के साथ नॉलेज ग्रैब करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं शुरुआती मॉड्यूल डी से करती हूँ, क्योंकि दिमाग हमारा साइकोलॉजी ऐसे बिहेव करती है कि एक मॉड्यूल तो डन है, 5 days फर्स्ट मॉड्यूल डन, वी स्पेंड 1 more day जहां पर हम एक मॉक टेस्ट पेपर मॉड्यूल डी से करते हैं, लाइव प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम मॉड्यूल बी पर चल जाते हैं। आई फॉलो दिस एज अ प्रैक्टिस कि हम मॉड्यूल बी में 20 मिनट जो आपकी लाइव प्रैक्टिकल लाइफ एज बैंकर्स के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वही हम यहाँ पर पहुंचते हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी है। और फिर हम चलते हैं मॉड्यूल सी पर, जहां बातें थोड़ी टेक्निकल है, बैंक और टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करा गया 1984 डॉक्टर सी रंगराजन की कमिटी से चालू करेंगे, हिस्ट्री से चालू करेंगे, प्रेजेंट में चलेंगे और किस तरीके से इवॉल्व हुई है बैंकिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के साथ, उन सब के बारे में सारे प्लस और माइनस जो टेक्नोलॉजी कैरी करता है वो हम यहाँ पढ़ते हैं। 9 days अगेन लगाते हुए हम एक दिन वापस प्रैक्टिस को देते हैं और फिर चलते हैं मॉड्यूल ए के अंदर, जहाँ 21 यूनिट्स हैं हमारे पास। और यस, यहाँ बातें इंटरेस्टिंग भी है बट लर्न करने वाली भी है। तो जब चीजें समझ आ जाती है तो लर्न करनी आसान हो जाती है। आइए एक नजर डालते हैं मॉड्यूल ए के सारे चैप्टर्स के अंदर। मैंने बताया आपको 21 यूनिट्स है मन के पास, ये देखिए 1 to 21। इट इज मॉड्यूल ए जनरल बैंकिंग एंड ऑपरेशंस, जहाँ हर चैप्टर अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको देता है। अगर हम बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से शुरू करते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप वाली, और उसकी निटिग्रिटीज में जाते हैं। फिर हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी गाइडलाइन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि एग्जाम बन जाए आपके पास यहाँ से क्वेश्चन ना बने, ठीक है। हल्का फुल्का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यहाँ पर टच बेस किया हुआ है, और ज्यादा डिटेलिंग जब आप सीआईबी में बीआरबीएल लॉ वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां पे डिटेलिंग समझेंगे। बट एज बैंकर्स जो जेआईबी लेवल पर हमको समझाया हुआ उसको हमें कवर करना बहुत जरूरी है।
बात करते हैं, जैसे हमने केवाईसी चालू किया अब उसकी डिटेल में जाएंगे किस तरीके से ऑपरेशनली ये होता है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। इफ आई टुडे हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट तो केवाईसी कितनी ज्यादा जरूरी है और किसका ऑनर्स बनता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंकर की, और उसकी नेटिविटीज पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर कैसे अकाउंट्स खुलते हैं, अलग अलग कस्टमर्स, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के, वो इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट है, उस इंडिविजुअल में भी बहुत सारे पैरेलल्स हम समझते हैं, खाली ए में नहीं बी में भी इस तरीके का हमारे पास एक टॉपिक है मॉड्यूल बी के अंदर। फिर डिपॉजिट अकाउंट से क्या एंगल्स हैं, किस तरीके से क्लियरिंग और कैश और कलेक्शन को हैंडल किया जाता है, बैंकर के स्पेशल रिलेशनशिप्स किस तरीके से रहते हैं कस्टमर्स के साथ, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, जहाँ हम फेमा टच बेस करते हैं। फेमा पहले फेरा हुआ करता था, अगर ये हमें नॉलेज होगी और क्यों आया था, किस तरीके से डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स के यहाँ पर रोल रहे, किस तरीके से 1947 में सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे आया था और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं फेरा, फेमा एंड पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो चैप्टर्स हम दिख रहे हैं काफी इंटर रिलेटेड है, तो जब हमने पहले पढ़ रखे होंगे तो आने वाले चैप्टर्स में हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और सिंस आई एम समबडी हु हैज कीन इंटरेस्ट इन लॉ, तो मैं आपको लॉ का एंगल भी यहाँ पर समझाती हूँ as a teacher, because it is not only the lines that we read in the book, it is beyond, reading between the lines and reading beyond the book is important, having knowledge जो practically आपको समझ आ पाए, ऐसे अपन इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं और एग्जाम में फिर क्वेश्चंस को समझना आसान हो जाता है जब पेपर की लैंग्वेज भी थोड़ी ट्रिकी आ जाती है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं एनआरआई एस्पेक्ट, अगेन यहाँ से रिलेट हो रहा है, फॉरेन करेंसी यहीं से हम ऊपर लेकर जा रहे हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस दिखने को मिले हैं, चाहे अक्टूबर अटेम्प्ट बोल लो चाहे मई अटेम्प्ट बोल लो 2023 नए सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करती हूँ। ऐसे पीपीबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले भी था, मतलब रिवाइज सिलेबस से पहले भी था, बट वहां पर सब्जेक्ट जो हमारा था थोड़ा सा शॉर्टर था, आज हम 55 यूनिट्स पढ़ते हैं, वहां पे लगभग 40-45 यूनिट्स पढ़ते थे। तो कुछ लॉ, एक जो आज बीआर लॉ वाला सब्जेक्ट हम सीआईबी में देखते हैं, वो एलआरबी के नाम से पहले बीपीबी के साथ, मतलब पेपर 3 पेपर होते थे पहले जेआईबी में, उसमें लॉ का एक अलग से सब्जेक्ट होता था, बट आज लॉ अलग नहीं है, वो लॉ उठाकर हम सीआईबी ले गए और कुछ लॉ की बातें इस सब्जेक्ट पीपीबी के साथ जुड़ी हैं। ओके फिर कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और उसके इम्पोर्टेंस, जो हमने कलेक्शन पीछे ऑपरेशनल एस्पेक्ट समझा था उसको अब हम डिटेल में चल जाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ, बहुत मजा आएगा आपको, इसकी प्रैक्टिकलिटी आप समझ पाएंगे क्योंकि आप बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट में ऑलरेडी एज बैंकर्स डील करते हैं। तो यहाँ कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट भी है जो हम पढ़ेंगे और क्लास में ही याद भी करते चले जाएंगे, करेक्ट। पेइंग बैंक की, कलेक्टिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या और एडिशनल सर्विसेज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये कुछ चैप्टर्स मजे की बात ये है खाली पीपीबी में नहीं है, आईएफएस में भी देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपका सीआईबी का बेस यहाँ पर रेडी होगा। वहां पर एक सब्जेक्ट है रूरल बैंकिंग, ठीक है, जो आपका इलेक्टिव पेपर है, अगर आप वो चूज करते हैं तो ऐसे टॉपिक से आप वहां पर मदद मिलने वाली है। कस्टमर सर्विस की गाइडलाइंस, क्या ड्यूटीज है, राइट्स है बैंकर्स की, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे कैसे उठते हैं और सीआईबी चले जाते हैं एक एडवांस वर्जन के साथ। तो जेआईबी में तो आपको मदद मिलने वाली है क्लियर करने में और सीआईबी में लॉ में मदद मिलने वाली है, चाहे वो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम हो, क्योंकि रीसेंट है 2021, तो अगेन हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज हाई हो जाती है, करेक्ट है। फिर सीपीए कोपरा एक्ट 2019, इसको पढ़ने में आपको जितना मजा आएगा, एक्सपीरियंसेस हम अपने शेयर करेंगे, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी एंड यू विल एंजॉय इट थरोली। और जब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे जो केस के फॉर्म में बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, आप उनको क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई रख पाएंगे, करेक्ट है ना जी। देन आरटीआई, दिस ऑल्सो जो पहले 2002 में फ्रीडम
एक्ट के नाम से आया था, 2005 में रिवाइज होकर कैसे रीअपील हुआ, ये तो प्रॉपर लॉ वाले एंगल से हम पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ मॉड्यूल ए हो जाएगा खत्म। और जब आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो मॉड्यूल ए सबसे एंड में उठाते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल डी शुरू करते हैं, फिर बी, फिर सी, एंड देन वी गो टू ए। ओके, जैसे इफ यू आर इन फाउंडेशन बैच तो हम मॉड्यूल ए आज से शुरू करने वाले हैं, रात को 10 बजे जो क्लास है फिर की। करेक्ट है जी? नॉट टुडे, डे आफ्टर टुमारो, मतलब हमारा मॉड्यूल सी खत्म होने वाला है, हम जल्दी ही मॉड्यूल ए भी चालू कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं मॉड्यूल बी के अंदर, जहां हमारे पास है टोटल 20 यूनिट्स। इन 20 यूनिट्स में मेजरली सारी बातें आपकी प्रैक्टिकल है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे, और ये मेजर लर्निंग का पोर्शन यूनिट 35 से चालू हो जाता है। यहाँ तो आप बोरोवर्स पढ़ेंगे किस तरीके के होते हैं, क्या क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं लेंडिंग बोरोइंग की, क्या कार्डिनल रूल्स हैं, क्या 7 C's हैं, ऐसी बातें करेंगे। और अगेन ये काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से बिल्ड करना शुरू करेंगे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, जहाँ हम क्रेडिट फैसिलिटीज को समझेंगे, लोन एस्पेक्ट्स को समझेंगे, लोन लेने के लिए क्या सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्या कोलैटरल रहता है वो समझेंगे, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। क्योंकि जब एक बैंक लोन दे रहा है तो उसके लिए असेट है, क्योंकि वहां से प्रॉफिट आने वाला है। जब ये अगर जस्ट इन केस एनपी हो जाता है तो कोलैटरल बेचने लायक होना चाहिए, जहां से पैसे रिकवर करे जा सकते हैं। कुछ ऐसी बातें करेंगे जो काफी काफी प्रैक्टिकल है और आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी जब आपको समझ आ रखा हो। ओके, फिर बात करते हैं किस तरीके से अलग अलग तरीके से सिक्योरिटीज पे चार्ज क्रिएट किया जाता है, क्या प्लेज होता है, क्या हाइपोथिकेशन होता है, कैसे मॉर्गेज होता है, कोई लियन होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, ऐसी बातें हम करने वाले हैं 26 में। काफी मजेदार तरीके से मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, पिक्चर्स के साथ, वो एनिमेशंस के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से बाहर आके रंगीन दुनिया में जाते हैं जब, क्योंकि जब पिक्चर्स से हम पढ़ते हैं हमारा ब्रेन उसे ज्यादा अच्छे से रजिस्टर करते हैं। करेक्ट है जी? फिर क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एनपीए, यहाँ पर हम 5 लॉज पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पे आप 5 लॉज पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्यूज। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर डीआरटी एक्ट 1993 के साथ, फिर सरफसई पहुंच जाते हैं 2002, आईबीसी पढ़ते हैं 2016, लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं, और उसी के साथ हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से लोक अदालत वर्क करती है लेजिस्लेटिव लॉ के साथ। ठीक है, लॉ ऑफ लेजिस्लेशन वाले एंगल से लोक अदालत को समझते हैं। ये बहुत छोटे हैं दोनों, इंडेमनिटी गारंटी, जहां कुछ बातें मुझे ऐसा लगता है हमारे सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया हुआ है, जस्ट उसके सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक कोई बात नहीं हो रखी, और फिर सेक्शन 75 तो खैर डेफिनेट, सेक्शन 75 से लेके सेक्शन 123 तक लॉ ही आज हमारा बदल गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम डिफरेंट एक्ट में चले गए, बट हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं सेक्शन 124 और 125 पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पहुंचते हैं। तो इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तो अगेन एज समबडी हु हैज इंटरेस्ट इन लॉ, लाइक आई टोल्ड यू, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे बैकग्राउंड समझने में, और फिर इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से क्रिएट करने में, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स जब समझ आते हैं तो इन दोनों का रेलेवेंस बहुत सारे चैप्टर्स में यहाँ तक बहुत 32, 33, 34, 35 तक हम यूज करेंगे जब हम 30, 31 को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफी हद तक ये सब इंटर रिलेटेड है और मजा आएगा आपको, दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी। और जब मजा आता है तो समझ आ रहा होता है, और समझ आ रहा होता है तो मजा आ रहा होता है, वही हमारे रिजल्ट में भी दिख रहा होता है, ये हम सब बिलीव करते हैं। करेक्ट है ना जी? फिर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस चालू करेंगे जो बेस होने वाला है नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स का, जैसे एग्रीकल्चर, को लेंडिंग अग्रीमेंट्स एनडीएफसीज के साथ, एमएसएमईज, यहाँ पे 36 से चालू होगा, 39 तक इंटर रिलेटेड है, देन 40, 41 तो कहीं ना कहीं सब जगह रिलेट करने वाला। ये बहुत इजी है, मतलब ये लास्ट 2 है काफी इजी है। यस, कुछ बातें लर्न करनी होंगी, बट हम कोशिश करते हैं कि क्लास में ही लर्न कर लिया जाए। हाँ, और जब चीजें ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं इजी और इम्पोर्टेंट वाले, तो फिर तो नथिंग लाइक इट ना, हमारे पेपर में क्लियर करना है अपन को एग्जाम। नॉलेज इज यस इम्पोर्टेंट, बट देन क्लियरिंग, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स स्मार्टली आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई मेक श्योर कि जब आप क्लास में ऐसा पढ़ रहे हैं तो ये सब कुछ हम अच्छे से करें। और जब अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो गाइस इन टॉपिक्स को अच्छे से अब्सॉर्ब कीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, इन जनरल सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ना बने ऐसी पॉसिबिलिटीज कम है।
ठीक, चलते हैं मॉड्यूल सी की ओर। ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक लेट मी टेक यू हियर। ये यहाँ पर हमसे शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से देख लेते हैं। मैं आप टेकिंग यू टू किंडल, ये किंडल वर्जन है आपके किताब का, है ना। मॉड्यूल सी देख लेते हैं भाई, मॉड्यूल सी हमसे क्या बोल रहा है। मॉड्यूल सी में और डी में अपन के पास है। सी में बात करते हैं 42nd यूनिट से हम चालू करते हैं। फर्स्ट 21 यूनिट से मॉड्यूल ए, 22 से 41 टोटल 20 यूनिट से मॉड्यूल बी में, और 42 से 50 वी हैव मॉड्यूल सी, जहां हम कंप्यूटर से रिलेटेड बातें करते हैं। कैसे बैंक्स में कंप्यूटराइजेशन आई, 1984 से चालू हो गया, 1988 में आ गया, और 1990 से तो बहुत भयंकर तरीके से हम आगे बढ़े, और आज तो हम डिजिटल इंडिया की ओर चल रहे हैं। तो बैंक में तो कोई सवाल ही नहीं होता जहां कंप्यूटराइजेशन ना हो। ठीक है, फिर हम ऑपरेशनल एस्पेक्ट समझते हैं सीडीएस के, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स की। डिजिटल बैंकिंग में पहले ऐसे ब्रांचेस में जाके ही ट्रांजैक्शन होती थी, आज क्या क्या तरीके हैं, हमारे पास एटीएम है, यूपीआई है, चेक्स है, सीटीएस आ गया, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। इन सबका हम यहाँ बेस बनाते हैं और फिर आगे उसको पढ़ते चले जाते हैं। तो जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर्स थोड़े से टेक्निकल हैं, अगर हमारे ये बेस क्लियर हो जाता है, थोड़े बड़े भी हैं, लेंदी में 1.5 घंटा लगता है इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने में। वैसे इन जनरल क्लास का ड्यूरेशन 30 मिनट से 1 आवर रह सकता है, बट इन टॉपिक्स में थोड़ा टाइम हमें ज्यादा लगता है। ओके, बट देन अगेन 46 से चीजें थोड़ी सी इजियर हो जाती है अगर हमारा यहाँ फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। 46, 47 जहाँ हम बैंकिंग के टेक्नोलॉजी ट्रेंड समझते हैं, क्या सिक्योरिटी रिस्क है, मतलब क्या रिस्क है, उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, क्या थ्रेट्स है हमारे पास और उनको सोल्यूशन कैसे निकाले जा सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या है फ्रॉड्स के, साइबर टेक के अंदर, एंड द लास्ट पे यहाँ पर हम ट्रेंड्स इन बैंकिंग समझते हैं, ई रूपी, फिनटेक, रेगटेक, सुपटेक, हैशटेग। और यहाँ से एग्जाम में हर बार हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे मैं नए पीपीबी के बारे में बात करूँ या फिर 2023 अप्रैल से पहले वाले के बारे में बात करूँ, इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अब मॉड्यूल डी तो 5 ही चैप्टर्स हैं, और इस मुझे लगता है सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आपके मॉड्यूल डी में, जहां सिर्फ 5 यूनिट है। कहीं ना कहीं आपको पीपीबी यहाँ प्यारा लगने लगेगा, और हम शुरुआत ही यहीं से करने वाले हैं। जब हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया होता है तो हम चीजें उसके अकॉर्डिंगली बेटर बिल्ड कर पाते हैं आने वाले टॉपिक्स में, करेक्ट है ना। यहाँ पे अपन के पास हम इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव समझते हैं एथिक्स, बिजनेस एथिक्स और बैंकिंग का, कि बैंक के लिए क्या एथिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स समझते हैं, एम्प्लॉयज लेवल पर एथिक्स को समझते हैं, वर्क प्लेस लेवल पे एथिक्स को समझते हैं, और फिर चेंजिंग डायनेमिक्स। एंड गाइस बिलीव मी, ये हर एक यूनिट से कहीं ना कहीं हमको क्वेश्चन देखे हैं अक्टूबर 2023 में, और 1 और 2 नंबर से नीचे नहीं, मतलब आधे नंबर के क्वेश्चन नहीं थे मॉड्यूल डी से। और अगर मैं थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करती हूँ पीपीबी अक्टूबर 2023, तो मॉड्यूल सी से बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। तो खाली कोई एक मॉड्यूल नहीं करेंगे, सारे मॉड्यूल्स को इक्वल वेटेज देते हुए पढ़ाई करेंगे, और स्मार्टली इस टाइम को यूज करते हुए आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और हम आपके साथ हैं इन सबको गाइड करने के लिए। हम आपके लिए वेरियस कोर्सेज लेकर आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक प्लान्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्रॉपर आर्किटेक्चर के साथ पढ़ाई करने में। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हम कैरी करते हैं, वो एक्सपीरियंस से जो गलतियां पीछे रही हैं स्टूडेंट्स की, उसको भी अक्नॉलेज करते हैं, ग्रैब करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपकी पॉसिबिलिटीज एग्जाम क्लियर करने की ज्यादा हो जाए। इतने सारे लोग पेपर देते हैं, उसमें से सिर्फ 20% लोग जेआईबी क्रैक कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड इफ यू वांट टू बी दैट 1% in this 20% ratio, guys, take a mindful decision, act now। क्योंकि समय जितना ज्यादा गवाएंगे उतने कम हम समय के साथ बच जाएंगे, जहां हमारे पास चॉइसेस हमको करनी पड़ेगी कि कौन सा टॉपिक करें या कौन सा छोड़ दें, और हो सकता है जो छोड़े वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक ना जी। तो आपके लिए हमारे पास है
नए साल की शुरुआत बेहतर तैयारी के साथ, जहां हम अगर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो फ्लैट 60% ऑफ आपको मिलने वाला है न्यू ईयर विद EW ऑन ऑल योर JIB एंड CIB कोर्सेज। बट ये डिस्काउंट सिर्फ 31 ऑफ दिसंबर तक ही अवेलेबल है, तो देर नहीं कीजिए। अगर आपने सोच लिया है कि आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है तो JIB पैक नॉट एट 6000 बट ओनली 2400 रुपीज में आपको ये अवेलेबल है, और CIB महापैक सिर्फ 3200 रुपीज। मतलब समझिए जब आप एक महीने की इंक्रीमेंट लेते हैं ना, वो इन पैसों से ज्यादा होने वाला है। यस, तो जस्ट 1 मंथ इंक्रीमेंट से कम हमको इन्वेस्ट करना है, वी विल बी देयर जहां हम एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। और महापैक्स में सबसे बढ़िया बात है तो डिस्काउंट तो मिल ही रहे हैं, 8000 की जगह 3200 में और 6000 की जगह 2400 में आपको मिल रहा है। बट सबसे बढ़िया बात यह है कि खाली एक बैच का नहीं, जितने भी बैचेज इस समय चल रहे हैं या आने वाले 1 साल के अंदर आने वाले हैं, उन सबका एक्सेस इस महापैक में मिलने वाला है। मतलब इस समय फाउंडेशन बैच चल रहा है जैसे, ठीक है, वो मिलेगा। अभी जो रिसेंट टाइम में फाउंडेशन पिछले वाला गया है वो भी मिलने वाला है, क्रैकर बैच मिलने वाला है। नए वाले टाइम में जो क्रैश कोर्सेज आने वाले हैं, MC के बैचेस आने वाले हैं, कुछ भी नया हम प्लान करते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चाहे वो इंग्लिश बैच हो चाहे इंग्लिश बैच हो, ऑल ऑफ इट इज अवेलेबल टू यू। तो जहाँ पर भी आप मोर कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हो। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं सारे मॉड्यूल वाइज, करेक्ट है। आपको मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं, एक सब्जेक्ट में 10 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, तो मतलब 1000 क्वेश्चन मिलता है एक सब्जेक्ट में, 4000 क्वेश्चंस का आपके पास रिपोजिटरी है। इसके बाद क्या आ जाएगा अगर हमने अच्छे से पढ़ रखा होगा। प्लस हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं कि एग्जाम में कैसा माहौल रहने वाला है, 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन कैसे क्रैक करके अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पास होना है, करेक्ट है ना जी। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास सिंगल बैचेस भी अवेलेबल है, जैसे फाउंडेशन बैच है जिनकी फी सिर्फ 1600 है, चाहे वो इंग्लिश बैच ले लो या इंग्लिश बैच ले लो JIB फाउंडेशन। ओके, एंड भी सिमिलरली हमारे पास CIB फाउंडेशन भी है, दैट इज ओनली अवेलेबल एट 2000, सिर्फ 2000 रुपए में। बट मुझे लगता है महापैक कैन बी अ बेटर ऑप्शन इफ यू थिंक कि आपको ज्यादा चीजों का एक्सेस चाहिए। बट यस, ये भी अपने आप में बहुत है, फाउंडेशन इज ऑल्सो इनफ। ये जब आप महापैक ले लेते हो तो आपके पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन हो जाते हैं, बट दिस इज ऑल्सो इनफ जहां हम सारे मॉड्यूल को कवर करते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं, हमारा एक्सेस एज टीचर्स आपको मिलता है थ्रू टेलीग्राम ग्रुप, हमारे से बातें कर सकते हो, 24/7 डाउट सर्विस अवेलेबल है, चाहे वो आप फिर महापैक लें या पर्टिकुलर कोई फाउंडेशन या किसी बैच में एनरोल करते हैं, है ना। बैंकर्स एज भी है जहां पर हमारे पास चारों सब्जेक्ट्स की किताबें, हमारे JIB क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, पीपल हु आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, उन्होंने किताबें बनाई हैं ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 960 रुपीज। ओके, तो आज ही अपनी JIB CIB वाला के साथ प्रिपरेशन चालू कीजिए और इस अपने अपने JIB एग्जाम को क्लियर कीजिए। इन जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन आता है आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं 07019243492 and you can also let us know in the comment box, we'll be there to help you. Okay, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी PPB सब्जेक्ट की, PPB में कितने टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हम पढ़ाई करते हैं, और बहुत बहुत डिटेल में नहीं घुसते हैं, बट जितनी डिटेल हमारे लिए ज़रूरी है एग्जाम के लिए, जो टॉपिक्स तो हम सभी टच बेस करते हैं, बट जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा एम्फसिस के साथ पढ़ना ज़रूरी है। प्लस यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप जहां पर मैं आपके साथ 2-way कम्युनिकेशन अवेलेबल है, where you can also talk to me in case of any questions, you want to get any query resolved, कोई गाइडेंस चाहिए, I'll be happy to help you. Okay, so that's pretty much it from my side. Happy New Year to everybody bankers. I wish you the best. Take a mindful decision, take an informed decision and act now. समय का सदुपयोग कीजिए क्योंकि बाद में रिग्रेट्स ही रह जाते हैं अदरवाइज, ठीक है ना। बेस्ट देते हैं अपना और अपना एग्जाम को मई 2024 में क्लियर कर देते हैं। See you all guys in the classes. Wishing you the best. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.